जैसे ही मुझे होश आया मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। सब कुछ धुंधला था। मैं एक अजीब अंधेरे बच्चे के कमरे में एक विशाल बालने में था जो जाना पहचाना लग रहा था, जैसे मैं घर पर था या किसी के घर रुका था, पर वह भी ठीक नहीं लग रहा था। मुझे पता नहीं था मैं कहां और कैसे पहुंचा, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे पालने में मेरा दोस्त चकी था और कमरे के दूसरे पालने में जुड़वां फिलिप और लिलियन थे। वे सब बेसुध सो रहे थे, जो मुझे अजीब लगा। मैं इतना घबराया और डरा हुआ क्यों था जबकि वे लार टपका रहे थे। देखकर तो ऐसा लगता था कि दूध पीने की धुन में हम इतने पागल हो गए थे कि पता नहीं कितनी देर के लिए बेहोश हो गए। मैंने खुद को संभाला और चकी को जगाने लगा। उसे हिलाया डुलाया पर उसने आंखें नहीं खोली। चकी उठो, चलो तुम्हें उठना होगा। क्या मतलब है? मैं बस सो रहा हूँ। अरे उठो, कुछ गलत है क्या? कोई मुझे सुन रहा है? मैं तुम्हें सुन सकता हूँ टॉमी, तुम बहुत जोर से बोल रहे हो। थोड़ा धीरे बोलो ना, मुझे वापस सोना ही। नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें जागकर ये समझने में मदद करनी होगी कि मतलब? क्या हो रहा है। मेरा मतलब है हम कहाँ हैं, यहाँ कैसे आए और यहाँ से कैसे निकलेंगे। पता नहीं हम कहाँ हैं। तुम दोनों क्या बक रहे हो? चुप नहीं रह सकते? सब मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर कुछ बहुत गलत है। क्या तुम में से किसी को याद है क्या हुआ था? नहीं, बिल्कुल हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। हमें बाहर निकलना होगा। ठीक है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? साफ है, हमें इन पालनों से निकलना है। नहीं टॉमी, तुम नहीं कर सकते। देखो कितना ऊंचा है, गिरोगे तो मर जाओगे। कोई चारा नहीं चक्की, मैं पहले जाऊंगा। मैं डरा हुआ था पर जानता था कि बचने के लिए चढ़ना ही होगा। चट्टान की चोटी पर पहुंचते पहुंचते ऊंचाई से इतना चक्कर आ रहा था कि खुद को संभालने के लिए एक पल रुकना पड़ा। कूदने से पहले मैंने एक गहरी सांस ली। तभी दरवाजा खुला और एंजेलिका 2 दूध की बोतलें पकड़े हुए चिल्लाती हुई अंदर आई। ये क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो, बेवकूफ। हाँ एंजेलिका, माफ करना। ऐसा ही हो। अब दूध के लिए तैयार हो? क्या मुझे स्तनपान? चुप, पहले तुम एक जैसे। नहीं, ऐसा मत करो तुम लोग, दूध मत पियो। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर बहुत देर हो चुकी थी। हाथों में बोतलें आते ही वे मुंह लगाकर दूध पीने लगे और बस फिलिप और लिलियन करवट लेकर बेसुध होकर दूध पीने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस फॉर्मूले ने उन्हें कैसे जकड़ रखा था। वे इसके ऐसे आदी हो गए थे कि इसकी जरूरत से निकल नहीं पा रहे थे। जरूर उन बोतलों में कोई खास गुप्त सामग्री छिपी होगी। एंजेलिका उन पर हंसी, फिर वह मुड़ी और मुझे चकी को दुष्ट चुड़ैल सी मुस्कान के साथ देखकर बोली, बस एक पल। आपकी बारी। वह 2 और बोतलें लेने कमरे से बाहर निकली और जब वह दूर थी मैंने चकी को चेतावनी देने की कोशिश की, जो उतना ही डरा हुआ दिखने लगा था जितना मैं महसूस कर रहा था। सुनो चकी, कुछ भी हो वो दूध मत पीना, ये खराब है। मुझे नहीं पता कैसे, बस पता है, ठीक है? वह कुछ भी कहे, इसे मत पीना, वादा करो। हाँ टॉमी, वादा है। तुम भी नहीं, है ना? नहीं, हम मिलकर कर लेंगे। चकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कम बात करो, ज्यादा चूसो। एंजेलिका पालने के पास आई और चकी के मुंह पर बोतल ठूंस दी, पर उसने उसे हटा दिया। इससे वह और भड़क गई तो कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। आओ चकी, बस तुम्हें करना है। इसे पी लो। आंसू बहाते हुए चकी ने मुंह खोला। एंजेलिका ने बोतल उसके मुंह में ठूंस दी और उसे गिरा दिया। तुरंत ही वह फिलिप और लिलियन की तरह हो गया। अब तुम्हारी बारी है मेरे प्यारे छोटे टॉमी, मुंह खूब बड़ा खोलो। भाड़ में जाओ, मुझे अकेला छोड़ो, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। दरवाजा खोलो। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे चुप रहना चाहिए था, पर एंजेलिका ने अपनी बात मनवा ली। जैसे ही बोतल मेरे मुंह में गई मैं खत्म हो गया। तुम बेवकूफों को अक्ल कब आएगी? लानत है, मुझे ये घटिया नौकरी से नफरत है। मैं इसमें कैसे फंस गया? मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। मुझे उन बेकार बोतलों में साइनाइड डालना चाहिए, फिर ना धंधा रहेगा और ना मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। कितना अच्छा होगा, है ना? एंजेलिका, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इतनी देर क्यों लगी? 104 में चूहों की दिक्कत थी, पर अब सब ठीक है। कमरा 105 संभालने को तैयार है? जो मर्जी, मुझे बोतलें दो। ये लो एंजेलिका।
आज मेरी दादी और दादाजी को बिना बताए गए 1 साल हो गया है। मेरे माता पिता ने बताया था कि वे ठीक थे और मुझे मेरे छोटे भाई को बहुत याद करते थे। कहा गया था कि वे छुट्टी पर गए थे, पर वे कभी वापस नहीं लौटे। मैं कमरे में रंग भर रही थी, तभी याद आया कि ठीक 1 साल पहले वे गए थे। उनकी याद फिर से सताने लगी थी कि नीचे माता पिता के रोने की आवाज आई। मैं जानती थी वे भी दुखी होंगे। उन्हें दिलासा देने मैं कमरे से निकलकर नीचे बैठक में उनके पास गई, पर जब मैं आधी सीढ़ियां उतरा तो उत्सुकता हुई। मुझे पता था कि मेरे होने पर वे बड़ों की बातें नहीं करेंगे, इसलिए मैं रुककर सुनने लगा। अरे, पर बेचारी बच्ची को कैसे बताएं? पता नहीं मेरी जान, शायद अब वह समझने लायक है। बिल्कुल नहीं, उसका मासूम दिल ऐसा सह नहीं सकता। ओह, यह ठीक नहीं है। मुझे अफसोस है कि ऐसा ही होना है। अगर इस जालिम दुनिया को बदलने का कोई और रास्ता होता तो तुम जानते हो मैं करता। हाँ, मुझे पता था। असल में मैंने तय कर लिया है कि अगला मैं ही हूँ। नहीं, मैं तुम बिन नहीं जी सकता। वैसे भी तुम्हें पता है वे हमें जोड़ों में ले जाते हैं। हमें क्या करना है तुम्हें पता है? नहीं जान, ऐसा मत कहो। हमें करना होगा, यही हमारे बचने का एकमात्र रास्ता है। हमें अपने लिए जॉर्ज और पेपा को छोड़ना होगा। नहीं 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 नहीं, यह स्वार्थ होगा। उन राक्षसों को हमारे सामने उनकी बलि देने देना। बेवकूफ बूढ़े सुअर, हम चाहें तो नए बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर जिंदा रहना जरूरी है। फिर से मुझे सुअर कहा तो? ओ गंदे सुअर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे माँ बाप हो? अच्छा, मैं कभी कभी थोड़ी गंदगी में शामिल हो सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी जुबान कहाँ कहाँ रही है मिस्टर। कम से कम मैं अपनी जुबान अपनी मम्मी, डैडी, क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो? पेपा, बेटा, पापा और मैं बड़ों की बात कर रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, उसे रहने दो। जो मुझे बताया उसे भी बताओ। खैर, मैं करूंगी। देखो, यह कहना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता चाहते हैं कि ठीक है पेपा, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस साल वध करने के लिए भेज रहे हैं। कमरा शांत हो गया। मम्मी डैडी मुझे खाली निगाहों से देख रहे थे और मुझे मम्मी की बात समझ आ रही थी। मैं भोला था पर बेवकूफ नहीं। मुझे याद था कि दादी दादाजी के साथ क्या हुआ था और मैंने मम्मी डैडी की हर बात सुनी थी। मैं जानता था कि इसका क्या मतलब था। पेपा बेटा, जॉर्ज को बुला लाओ। ये वो हम नहीं चाहते थे, पर अब तुम्हारी भी बारी है, ठीक है? बस आज पापा की सुनो। हाँ डैडी। मैं कांपते हुए और गले में अटके आंसुओं को रोकते हुए चला गया, लेकिन मैं सीढ़ियां चढ़कर जॉर्ज के कमरे में गया, जहां वह बेफिक्र होकर अपने खिलौनों से खेल रहा था। अचानक अपने छोटे भाई की मासूमियत देखकर मुझे लगा कि मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे उसकी देखभाल करनी है। कुछ मत कहो जॉर्ज, बस सुनो। मम्मी और डैडी पागल हो गए हैं। वे हमें निकालना चाहते हैं। हमें अभी छिपना होगा। चलो चलें, वे हमें यहीं ढूंढ लेंगे। मुझे लगा मम्मी पापा को अपने बेडरूम में हमारे छिपने की उम्मीद नहीं होगी, तो हम उनके पलंग के नीचे घुस गए। पेप्पा, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे चुप कर, वे छिप गए। तुम उसके साथ ऊपर क्यों न गए? मैं उन्हें फिर से लड़ते, एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते और भयानक बातें कहते सुन सकता था। वे सीढ़ियों से ऊपर भागे और हमें ढूंढने के लिए बेडरूम तहस नहस करने लगे। मैं सब कुछ तबाह होते सुन सकता था, जैसे मम्मी डैडी जंगली जानवर बनते जा रहे थे। मैं जानता हूँ उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वे बलिदान नहीं होना चाहते थे, और किसी तरह मैं इसे समझता हूँ, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वे इतनी जल्दी हम पर कैसे पलट गए। लेकिन मैं सोच भी नहीं पाया, वे अंदर आ गए। छोटे बदमाशों, अभी बाहर आ जाओ। सुना तुमने? वे बस कुछ ही दूर थे। मुझे लगा हम पकड़े जाएंगे, पर फिर कुछ बदल गया। बंद करो। सुना?
नीचे कोई सामने का दरवाजा तोड़ रहा था। वो है, अचानक मम्मी छिप और जाओ। डैडी भी हमारी तरह छिपने की जगह ढूंढने लगे, पर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वे इतने बड़े थे कि चाहे वे कितनी भी खामोशी से इधर उधर होते, आने वाली चीज से छिपने की कोई जगह नहीं थी। और जाहिर है जल्द ही वह आदमी कसाई सीढ़ियों से ऊपर आने लगा। यहाँ आओ पिग्गी पिग्गी पिग्गी, तुम कहाँ हो? अब डैडी के पास आओ, मेरे छोटे बेकन के टुकड़े। मुझे ताजे खून वाले पोर्क चॉप्स चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ और तुम्हारी गंध भी महसूस कर पा रहा हूँ, और अब बस तुम्हें चखना ही बाकी रह गया है। तभी कसाई एक छुरा और रस्सी लिए दरवाजे पर आ गया। मम्मी डैडी चीख पड़े। वे समझ गए कि फंस गए हैं। बेचारा छोटा जॉर्ज और मैं पूरे समय वहीं छिपे सब देख रहे थे। अत्यधिक पीड़ा की अविस्मरणीय आवाजें सुनने को मजबूर थे। पेप्पा और जॉर्ज, कृपया हमारी मदद करो, हमें माफ कर दो। हम ये पेप्पा और जॉर्ज कौन हो सकते हैं? ओह ठीक है, अभी मेरे पास मेरे 2 पिग्गी हैं। मुझे अगले साल उनके लिए वापस आना होगा। आखिरकार पागल कसाई ने अपना काम निपटाया और मम्मी डैडी को घसीट ले गया। हमें उनके बिस्तर के नीचे छोड़ गया, ये समझने के लिए कि सूअर बड़ा क्यों नहीं होना चाहता। यह सब बिना किसी चेतावनी के हुआ। एक पल मैं अपने कमरे में आराम से ऊँघ रहा था, फिर आंखें खोलते ही मेरी जानी पहचानी हर चीज गायब थी। उसकी जगह एक विशाल गुलाबी कमरा था, जहां मैं एक बड़े सोफे पर एक डरावनी गुड़िया के बगल में बैठा था। मैं कहाँ हूँ? क्या ये कोई बुरा सपना है? मैंने घबराकर खुद से पूछा। चेहरे पर उंगलियां फेरते ही कुछ अजीब लगा। अपने अजीब हेयर स्टाइल और बड़ी लाल नाक पर ध्यान गया। मैं समझ गया था मैं जोकर बन चुका था। हक्का बक्का होकर बस चीखना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि यह कोई बुरा सपना था या मैं बंदी थी, तो मैंने अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा किया और यहाँ से निकलने की ठान ली। जब मैं उठी तो मैंने अपने बगल में उस डरावनी गुड़िया पर नजर डाली। वह एक जोकर जैसा भी था। मैं घबरा गया। कमरे में देखते हुए आखिर एक खिड़की दिखी। मैं विशाल सोफे से उठा और खिड़की के पास जाकर पर्दों से झांका। मुझे उस अजीब खाली बेतुकी कार्टून दुनिया का और नजारा दिखा। फिर 2 लोग जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे बेफिक्री से फुटपाथ पर चल रहे थे। जोकर, एक के नारंगी बाल, बैंगनी शॉर्ट्स और पीले जूते थे। दूसरी एक बूढ़ी औरत थी जिसने हरा स्वेटर और बैंगनी स्कर्ट पहनी थी। उन्होंने मुझे ऐसे हाथ हिलाया जैसे वे मुझे बहुत समय से जानते हों, पर यह असंभव था। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, तो डर के मारे मैंने पर्दे बंद कर दिए और विशाल सोफे की ओर भागा। घबराकर तकियों में कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मुझे कुछ नुकीला लगा और मैं डर गया। करीब से देखने पर मुझे एक सीप दिखी और मैंने उसे उठा लिया। कान के पास रखने पर समुद्र की आवाजें सुनाई दी, लेकिन तभी लहरों से अलग एक धीमी भयावह आवाज आई। गुड़िया के आदेश मानो। एक बार फिर घबराकर मैंने सीप कमरे में फेंक दी। मैं सोफे के दूसरे छोर पर जा बैठा। डरावनी गुड़िया से दूर मेरी आंखें उस पर गड़ी थीं। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। तभी अचानक गुड़िया बोलने लगी। उसकी आवाज विनम्र, छोटी और दुर्भावनापूर्ण थी। पर तुम तो घर पर ही हो। मेरी जान खतरे में थी। मैं बस भागने की सोच रहा था, पर मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँ यह नहीं जानता था, और बाहर से मुझे पहचानने वालों से कैसे बचूं। डर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मुझे बेतहाशा पसीना आ रहा था। मेरे मन का एक हिस्सा मान चुका था कि मैं पागल हो रहा हूँ। तभी जब गुड़िया का शरीर सोफे पर स्थिर था, उसका सिर मेरी तरफ मुड़ गया। फिर वह मुस्कुराया और बोला, कहीं और जाने को नहीं है प्रिय, सिवाय क्या? शरीर कांपते हुए मैंने पूछा, जब तक तुम क्लॉक गेम नहीं खेलते मुझे नहीं पता था कि यह क्या चाहता था, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने अपना इकलौता मौका लिया और वह बेतुका खेल खेला। मुझे हर हाल में जीतना था, मुझे आजाद होना था। साहस और दृढ़ता पाकर मैं खड़ा हुआ और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो।
तो मैं यह खेल कैसे खेलूं? उस छोटी शैतान ने खुशी से ताली बजाई और नियम बताए। ये बहुत आसान है। पहले तुम्हें उस कपड़े के गलीचे पर लेटना होगा, फिर मेरे चुने हुए 6 अंकों को छूना, अपने दूसरे अंगों को हिलाए बिना। समझना काफी आसान लग रहा था जब तक गुड़िया ने कहा, लेकिन याद रखना तुम्हें पूरे समय मुस्कुराते रहना होगा, अगर नहीं तो तुम हारोगे और हमेशा के लिए मेरे, समझे? मैंने घूंट भरा। जानता था यह कितना बड़ा जोखिम होगा, लेकिन अंततः शापित गुड़िया की शर्तें मानकर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। अब पहले दाहिने हाथ से नंबर 12 छुओ। मैंने तुरंत अपनी बाह उस नंबर पर रखी। अच्छा, अब बाईं बाह नंबर 1 पर रखो। मैंने थोड़ा तनाव से पर खुशी से हाथ फैलाया। यह अभी भी हो सकता था। ठीक है, बुरा नहीं। अब इस बार अपने बाएं हाथ से 5 मिनट और दो, कंधा हिलाए बिना। अगर मैं लचीला या सर्कस का कोई अजूबा नहीं होता तो जानता था कि हड्डियां तोड़े बिना यह नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही मैंने उस पागल गुड़िया को देखा, उसके शब्द मेरे दिमाग में गहरे बैठ गए और मुझे याद आया कि अगर मैं हारा तो हमेशा के लिए यहीं रुकना होगा। किसी न किसी तरह यह करना ही था और भीतर जलती हताशा के साथ मेरा एकमात्र लक्ष्य भागना था। मैंने अपनी बाह को नंबर 2 तक पहुंचने के लिए मजबूर किया और फिर मेरी बाह भयानक दर्द से टूट गई। ठीक है, अब बायां पैर नंबर 3 पर रखो। गुड़िया की आवाज आक्रामक थी पर दर्द सहने की क्षमता थी। मैंने नंबर 3 तक पहुंचने को बायां पैर तोड़ दिया। अगला, अपना दाहिना पैर 11 पर रखें। एड्रेनालाइन के जोश में मुझे उसे पाने के लिए एक और हड्डी टूटने की परवाह नहीं थी। आंसू बह रहे थे पर मैं मुस्कुराता रहा। तुम कमाल हो लुनेट, तुम मुझे पसंद हो। अब इसे अगले स्तर पर ले चलते हैं। उसने मेरे सिर की ओर इशारा किया और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब अपना सिर नंबर 6 पर रखो। अगर यह कर लिया तो तुम आजाद हो। मैं घबरा गया। जानता था कि यह असंभव है। मेरा पूरा शरीर विकृत बर्बाद हो चुका था, पर मैं यहाँ से निकलने को दृढ़ था और मैं एक पागल की तरह हंसा जब मैंने अजीब तरह से अपना सिर लगभग 180 डिग्री तक मोड़ा। मैं अपनी मौत की आंखों में देखते हुए जितना हो सका मुड़ता रहा। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। मैंने बस वही किया जो कर सकता था, पर अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। और तभी मैंने देखा कि गुड़िया ने तकिए के नीचे से एक चाकू निकाला और कहा, यह बहुत रोमांचक था लुनेट, लेकिन मुझे डर है कि खेल खत्म हो गया है। हे मौली, देखो कौन आया है यहाँ। लुनेट क्लाउन का किरदार निभाने के लिए एक और उम्मीदवार। डार्लिंग, आप इस बड़े आरामदायक सोफे पर बैठ जाइए।